three times, Om chanting, then Patanjali mantra, and then Shankalpa, affirmation. Take a deep breath, inhale. Oh. 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 योगेन चित्तस्य पदेन वाचं बलं शरीरस्य च वैद्यकेन लोपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। सभी लोग मेरे बाद संकल्प दोहराएं। मैं इस बार यूजीसी नेट JRF उत्तीर्ण करके रहूंगी करके रहूंगा। पूरे मन लगन से, पूरी एकाग्रता के साथ योग दर्शन का अध्ययन करूंगी। मैं पूरे विश्व में योग का पताका फहराऊंगा। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, आबाद है। मैं अपने संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकने में सक्षम हूँ, कैपेबल। आई कैन डू एवरीथिंग। Take a deep breath, inhale, exhale. Rub your palms. Gently put on your eyes, whole face and whole body. Slowly come back. Okay, once again, welcome you all. स्वागत है सभी का आज के इस योग दर्शन की व्याख्यान माला में। एक बार आगे बढ़ने से पहले सर कुछ पूछना था सर। हाँ, पूछ लीजिए। सर मैं ये पूछ रही थी सर, ये जो वर्ड है ना, मतलब हर जगह कंफ्यूज सा करता है सर। एक तो होता है वर्ड स्थूल और एक होता है सूक्ष्म। तो सर मतलब मुझे जितना समझ में आया, मुझे ये लगता है कि जैसे स्थूल में हमारा जो मतलब अहंकार या फिर इस तरह के जो विकारी भाव वगैरह हैं वो उसमें आ जाता है, और वो सूक्ष्म में नहीं होता। तो मेरे को बहुत कंफ्यूजन है सर इस दोनों वर्ड्स में। कुछ नहीं है, सिंपल सी बात। स्थूल होता है जैसे कि आप पकड़ रहे हो, नग्न आंखों से चीजों को देख बरसाओ। ठीक है, जो चीज को आप देख पा रहे हैं वो स्थूल है। हाथ किसी भी चीज को आप पकड़ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, दिस द स्थूल। हम्म, हम्म, और जिसको आप नग्न आंखों से नहीं देख सकते, यू कांट सी योर बेयर आईज, दिस इज द सूक्ष्म। जो आप देख अनुभव किया जा सकता है, जैसे हवा, ये क्या है? सूक्ष्म है। बस महसूस कर सकते हैं उसको, ये सूक्ष्म। ठीक है, सर योग की लैंग्वेज में भी इसको ऐसे ही समझेंगे सर? ऐसे ही समझना है। हाँ जी जैसे सर। कोश में जो देखेंगे, पंचकोश होते हैं ना, तो पंचकोश में जैसे स्थूल शरीर बोलते हैं, स्थूल। तो सॉरी, अन्नमय कोश क्या है? वो स्थूल है, स्थूल से। सूक्ष्म पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ मनोमय जी। कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, ये क्या है? स्थूल है। और एक हम्म, तीसरा होता है, आप तो दो बात कर रहे थे ना, स्थूल सूक्ष्म, और एक तीसरा प्रकार के शरीर होते हैं, कारण शरीर। वो शरीर की भाषा में आपको मैं समझा, वो आनंदमय कोश होता है। ठीक है, वैसे बेसिकली स्थूल और सूक्ष्म है। ठीक है, जिसको आप देख पाए वो कहलाता है, छू सके वो स्थूल हो गया। और सूक्ष्म हो गया जिसको आप देख नहीं सकते, इज द स्थूल। ठीक है, माइक्रो, मैक्रो और सबटल बोलते हैं ना, सबटल बॉडी है, माइक्रो बॉडी, मैक्रो। अंतर है माइक्रो और मैक्रो, MI और MAC।
इंग्लिश में। गॉट इट? कैन वी प्रोसीड? आगे बढ़े? जी सर। जी सर। चलो एक और फिर से रिकैप करते हैं फास्ट में, ताकि मैंने आपको पहले कहा हर एक सूत्र, each and every सूत्र इज कनेक्टेड टू अनदर वन। दैट्स व्हाई एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। पहला सूत्र योगश्चित, सॉरी, अथ योगानुशासनम। अब योग रूपी शिक्षा को प्रारंभ करते हैं। दूसरा सूत्र योगश्चित। देखो तरीका कैसे, आपको इसी तरह से याद भी करना है। कोई कह रहे थे सर याद नहीं हो, देखो कैसे होता है सीरीज में। जब अपनी बुद्धि को, अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ाओगे कि कैसे इस तरह से समझना है, तो देखो अब दूसरा क्या है, युगश्चित्त वृत्ति निरोध, कि चित्त की वृत्तियों का निरोध होना ही योग है। ठीक है। फिर अगर चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाए तो क्या होगा, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। जो पुरुष है सियर, वो अपने रियल फॉर्म में स्टैब्लिश्ड हो जाएगा। द सियर स्टैब्लिश्ड इन हिज ओन इसेंशियल नेचर, जो इसका अपना इसेंशियल नेचर है उसमें स्टैब्लिश हो जाएगा। फिर चौथा, कि अगर चित्त की वृत्तियों का निरोध ना हो तो क्या होगा, तो वृत्ति सारूप्य मित्रता, कि जो वृत्ति के सारूप ही अपने आप को वो देखने लग जाएगा। मैंने कांच का एग्जांपल भी दिया था, कांच का बॉटल है, कलरफुल, पानी डालो उस कलर का दिखाएगा। या मैंने एग्जांपल दिया था मूवी का, हीरो हीरोइन जैसे आप मूवी देखते हो उसके जैसा आपको लगने लगता है, वास्तविकता में ऐसा है नहीं। तो देयर इज एन आइडेंटिफिकेशन विद द मॉडिफिकेशन ऑफ चित्ता। गॉट इट? देन फिफ्थ वन क्या था, कि जो चित्त की वृत्तियां हैं, तो वृत्तियां पंचत्य क्लिष्टा अक्लिष्टा, कि जो पांच प्रकार की जो वृत्तियां हैं वो क्लिष्ट भी हो सकती है और क्लिष्ट भी हो सकती है। क्लिष्ट और क्लिष्ट को इंग्लिश में समझेंगे, पेनफुल और नॉट पेनफुल। ठीक है। सर हाँ सर नमस्ते। हाँ संजना बोलो। सर जो सर ये वृत्ति 5 प्रकार की बताई हैं, वृत्तियों के 5 प्रकार, फिर इनको दो को क्या बोलेंगे, ये भी इनको भी प्रकार ही बोलेंगे? नहीं नहीं, पहले जितनी भी पांच प्रकार की वृत्तियां हैं वो दोनों क्लिष्ट भी हो सकती हैं और क्लिष्ट भी हो सकती हैं। जैसे मैं हूं, मैं किसी को नुकसान भी पहुंचा सकता हूं और मैं किसी को सहायता भी कर सकता हूं। सर मेरा क्वेश्चन सर ये नहीं, सर ये मेरे को तो सर ये मैं वो बोल रही हूँ कि ये तो पता है कि सर जैसे प्रमाण है, प्रमाण में 3 प्रकार के हैं, तीनों प्रकार की सर कष्ट देने वाली भी हो सकती हैं और सुख देने वाली भी। लेकिन जैसे क्वेश्चन में आएगा वृत्तियों के कितने प्रकार है, अगर उसमें 5 पांच भी प्रकार, ऑप्शन में आए पांच 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 5 टाइप्स, और तो सर पांच प्रकार अगर की वृत्तियां। अगर क्वेश्चन में सर इसके बारे में पूछे कि लिस्ट के बारे में, तो इसके बारे में क्वेश्चन कैसे बनेगा? भाई पांच प्रकार सीधे पूछे जाएंगे कि पांच प्रकार की वृत्तियां या वृत्तियों के प्रकार कितने हैं। अगर उसमें ऑप्शन में दो भी रहा और पांच भी रहा तो आपको पांच टिक करके आने हैं, ना कि दो। पांच प्रकार की वृत्तियां हैं, वो वृत्तियां नुकसानदेह भी हैं और पेनफुल भी है और नॉट पेन, वो पेनफुल नहीं भी है। ठीक है। तो ये चीज, तो वृत्तियां पांच ही हैं, पांच प्रकार की वृत्तियां ही हैं। तो कौन सा वृत्तियां हैं पांच प्रकार की, समझ में आया संजना? जी सर। जबरदस्ती नहीं है भाई, नहीं समझ में आया बोलना सर नहीं समझ में आया फिर से बताओ, नहीं हम दूसरे एग्जाम्पल से समझाएंगे। ठीक है, ये आप पांच प्रकार की वृत्तियां कौन कौन सी हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। ठीक है, ये पांच प्रकार जो क्लिष्ट भी हुए और क्लिष्ट भी है, क्लिष्ट पेनफुल और क्लिष्ट नॉट पेनफुल। अब प्रमाण के भी प्रकार हो गए, प्रमाण प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये तीन प्रकार के जो है प्रमाण बताए गए हैं। प्रत्यक्ष जो आपके इंद्रियों, सेंसरी ऑर्गन के सामने जो भी चीजें हो रही हैं, समझ में आ रहा है, आपको दिख रहा है, वो प्रत्यक्ष आ गया। अनुमान, इसको आप कह सकते हो कि अनुमान लगाना, जैसे कहीं धुआं उठ रहा है तो उसे देखकर आग लगने का अनुमान लगाना, दिस इज द अनुमान। ठीक है।
एंड देन थर्ड वन इज आगम। आगम कहलाता है किसी सिद्ध पुरुष के कहे गए वचन, जैसे शास्त्र में लिखे गए वचन, वो आप्त कहलाता है, आप्त वचन या आगम। ठीक है। अब आता है कि आगम हो गया। अब चौथा कौन, नेक्स्ट वृत्ति कौन सा है? विपर्य। विपर्य मिथ्या ज्ञान मत दुख प्रतिष्ठम, मतलब झूठा ज्ञान, फॉल्स नॉलेज। जैसे आप किसी रस्सी को देखकर सर्प समझ बैठना, दिस अ विपर्य। एंड देन थर्ड वन इज विकल्प। विकल्प बोले तो क्या होता है? विकल्प का मतलब था, क्या था बताओ? ज्ञान के अभाव में ग्रहण किया हुआ जो विषय है वो विकल्प। शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्य विकल्प। इस शब्द के आधार पे किसी चीज की कल्पना करना, जैसे परियों की कहानी, दादी लोग, ग्रैंड मदर लोग आपको सुनाते होंगे कोई स्टोरीज, या हमने आपको एग्जाम्पल भी दिया था उड़ता हुआ घोड़ा। ऐसा है क्या? नहीं है, बट हमने कह दिया। शब्द के आधार पे किसी चीज की कल्पना करना, वो विकल्प है। फिर निद्रा। तो निद्रा क्या है? निद्रा का बताओ सूत्र क्या था? अभाव प्रत्यालंबना अभाव वृत्ति निद्रा। प्रत्यालंबना वृत्ति। बिना अस्तित्व का, ज्ञान की कमी की वजह से किसी भी चीज का आलंबन करना, वो निद्रा कहलाता है। मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था आपको कि कई बार आप सोते रह जाते हो, शाम में आपको लगता है कि सुबह हुआ है, जो गहरी नींद। और ये सारे क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों हो सकती है। अच्छी नींद लेते हैं तो आपके लिए अच्छा है, वो पेनफुल नहीं है। लेकिन आप अच्छी नींद नहीं लेते हैं तो वो आपके लिए पेनफुल है। ठीक। अब आता है स्मृति। स्मृति क्या था? अनुभूत विषय संप्रमोश स्मृति। किसी भी विषय को देखने से या अपने इंद्रियों के सदृश कोई भी विषय को देखने से आपके पुराने दिन याद आ जाए। मैंने एग्जाम्पल भी दिया कि किसी को देखकर अपने किसी पुराने दोस्त का, यार का याद आ जाना। ठीक है ना? तो एक बीज का एग्जाम्पल हमने दिया था कि कोई बीज मिट्टी में है और वो उसको कोई अनुकूल वातावरण मिलता है, कंफर्ट इन्वायरमेंट मिलता है, तो वो क्या वृक्ष बन सकता है। तो उसके अंदर से जो संस्कार है वो बाहर निकल के आया, जो छिपे सब कॉन्शियस माइंड में जो भी स्मृति है बाहर आ। देन हमने देखा था कि इन जो चित्त वृत्तियों को शांत करने के लिए कुछ तो उपाय होगा। तो उपाय क्या है? अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा। कि अभ्यास और वैराग्य से हम चित्त की वृत्तियों का निरोध कर सकते हैं। अब अभ्यास क्या है? तो तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास। स्थित होना अभ्यास में, यत्न मतलब एफर्ट लगाना। ऐसा नहीं कि आज बिना एफर्ट का आज किया फिर छोड़ दिया, मन किया तो किया प्रैक्टिस, मन किया तो नहीं किया प्रैक्टिस, तो ऐसा नहीं। स्थित होना, किसी भी चीज में स्थित होकर ठहराव होना चाहिए। स्थित होकर ठहराव और एफर्ट लगाना है, तब जाके अभ्यास होता है, उसको अभ्यास कहते हैं। एंड देन वो दृढ़ कब होगा? जो अभ्यास है वो दृढ़ बोले तो परिपक्व कब होगा? और उसको आप इंग्लिश में कैसे कर सकते हो? स्ट्रॉन्ग कब होगा? तो कह रहा है इसमें अगले सूत्र में कि स तू दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। तीन बातें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने ये बताया था कि ये सबसे बेस्ट एक योग दर्शन का एक सूत्र माना जाता है कि दीर्घ काल तक, लॉन्ग टाइम तक करना। देन कंसिस्टेंसी होना, कंसिस्टेंट, निरंतर। एंड देन थर्ड वन इज सत्कार सेवितो। सत्कार सेवितो बोले तो क्या होता है? आदर भाव से, सत्कार भाव से। डिवोशन भी तो श्रद्धा, होता है। डिवोशन। डिवोशन होना, किसी भी काम में श्रद्धा के साथ करोगे तब जाके वो दृढ़ होगा। ये तीन बातें बताई थी हमने। अब आता है वैराग्य। अच्छा, वैराग्य के बारे में मैंने बताई थी क्या? यहीं तक पढ़ाई थी ना, 14 नहीं तक ही था सर, वो। सर 14 हुए थे हमारे। जी सर, यहीं तक बताया था। और 14 तक। चलो इसके आगे अब देखेंगे। चलिए मैं स्क्रीन पर प्रेजेंट कर दे रहा हूँ। अच्छा, मुझे लगा कि सुन सकते, चलो ठीक है।
यहां तक क्लियर है सभी को? मैंने रिकैप करा दिया है उस पर, यहां से आगे बढ़ते हैं हम। एनीवन? नो डाउट, ठीक है। हम्म, दिख रहा है सबको? स्क्रीन दिख रहा है? जी सर। चलो, अब आ रहा है वैराग्य के बारे में। देखो, अभ्यास के बारे में हमने जाना। वैराग्य क्या होता है? दृष्टानुश्रविक विषय वितृणस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। दृष्टा मतलब जो चीज देखा, देख रहे हैं, मतलब सुने हुए, देखे हुए, सुने हुए विषयों के प्रति तृष्णा का भाव आ जाना, मतलब अटैच। देखो, वैराग्य का मतलब होता है डिटैच होना, राग का मतलब होता है अटैच होना। तो जो भी चीज हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ठीक है, उन विषयों में डिटैचमेंट आना, वो वैराग्य कहलाता है। ठीक है। वैराग्य का मतलब जनरली हम लोग क्या समझते हैं? कोई एनीवन बताओ? शादी नहीं करना, घर से चले जाना, ऐसा ही कुछ? गलत है, वो वैराग्य नहीं है। आप देखो, भगवत गीता में भी ये इस तरह का वर्णन है। वैराग्य का मतलब होता है कि आप अपने सारे संसारिक सुखों को उठाते हुए, अपने संसारिक जीवन को जीते हुए भी वैराग्य हो सकता है। आपको पता है, दो तरह के सन्यासी होते हैं। एक तो सन्यासी वैसे होते हैं जो घर छोड़ के चले जाते हैं, वो तो फिर भी आसान है। लेकिन एक गृहस्थ सन्यासी होता है जो अपने गृहस्थ जीवन में रहकर भी सारे ही कर्मों को पूरा करता है। आप देख लो, ईश्वर का एग्जाम्पल ले लो। भगवान शिव ने भी शादी करी, लेकिन देखो, उन्होंने किसी भी चीज से अटैचमेंट नहीं रखा, वैरागी थे। कृष्ण, उन्होंने भी शादी करी, लेकिन वो भी क्या थे? वैरागी थे। उन्होंने भी किसी चीज से अटैचमेंट नहीं रखी, डिटैच थे। कोई भी विषय, कोई भी सुने हुए, देखे हुए चीजों में तृष्णा का भाव हो, मतलब डिटैच हो जाना, वो क्या कहलाता है? वैराग्य कहलाता है। गॉट इट? तो अपने सारे ही चीजों में रहकर, अपने घर के सारे ही कर्मों को घर में रहकर अटैच होना, अब इसमें डिटैच होना। सर अब क्या है इसके? सर हाँ, इसमें ये सर इसमें ये कह yes, सकते हैं हम कि जो हम देख रहे हैं या फिर जो हम सुन रहे हैं, उन विषयों में हम्म, मतलब आसक्ति नहीं रखना, आसक्ति को खत्म करना, वो वैराग्य है, ऐसे कह हाँ, सकते हैं सर। आसक्ति को कम करना, किसी विषय में मोह नहीं होना। राग का मतलब होता है अटैच, मोह होना। और एक होता है मोह नहीं होना। हाँ ठीक है भाई। अब जैसे क्या होता है, बच्चे को चोट लग गई ना, हम रोने लग जाते हैं, अरे क्या हो गया, हाय तो अरे चोट लगी, कोई बात नहीं है, डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, ओके। एक ये होता है। और एक होता है कि नहीं, हम क्या हो गया, उसको लिपट के रह रहे हैं। देखो, आपके और उस पिता पुत्र का संबंध जरूर इसी जन्म में हो सकता है कि पूर्व जन्म में जो बेटा है वही बाप हो, या कुछ और हो, ये कौन देगा? वो तो इस जन्म के हैं। तो वैराग्य क्या हुआ? when an individual becomes free of cravings for the sense object which has experienced as well as those of which has heard, that state of consciousness is vairagya। ठीक है। डिटैचमेंट इज वैराग्य। डिटैच होना चीजों से, हर चीजों से डिटैच होना। अब इसके दो टाइप्स बताए हैं, इसको समझिए, यहां और क्लियर हो जाएगा आपको। दो प्रकार के वैराग्य की चर्चा करी है। एक होता है पर वैराग्य और दूसरा होता है अपर वैराग्य। ठीक है। तो ये जो लक्षण बता रहे हैं, ये बता रहे हैं पर वैराग्य का। देखो, दो बात, इसको समझने से पहले तो मैं समझाता हूं क्या होता है, तो इजी हो जाएगा समझना। पर वैराग्य एक होता है पर वैराग्य और दूसरा होता है अपर वैराग्य। अब इसको समझिए क्या होता है। ठीक है।
पर वैराग्य क्या, अपर वैराग्य क्या? अगर कोई इंसान घर छोड़ के चला जाए, एग्जाम्पल से समझना, घर छोड़ के चला जाए और वो कभी वापस ना आए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, जस्ट एन एग्जाम्पल, परिस्थितियां कैसी भी हो, दिस इज द पर वैराग्य। उसको वापस लौटने की जो है सारे ही चीजें बन, उन्होंने पूरी तरह से डिटैच हो चुके हैं। ठीक है, जैसा पर वैराग्य। अपर वैराग्य क्या होता है? वापस आने की संभावनाएं रहती हैं, वापस आने की आप घर छोड़ के गए, माँ रोने लग गई, नहीं बेटा आ जा, ऐसा वैसा, या फिर वाइफ बहुत वो उसमें है, आ जाओ, फिर वो छोड़ के आ जाए वापस अपने वापस घर पे, दिस इज द अपर वैराग्य। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल, घर में ही रह के हम चीजों से डिटैच हैं, पता चला बीबी रोने लग गई, अरे नहीं मुझे ऐसा ऐसा, में हम पिघल जाते हैं, दिस इज द अपर वैराग्य। नहीं, हम स्ट्रिक्ट अपने उसूलों के प्रति पक्के हैं, किसी के आंसू किसी की हंसी मुझे अटैच नहीं कर सकता, दिस इज द पर वैराग्य, डिटैच, कंप्लीट। तो जैसे समझ महात्मा में आया बुद्ध जी पर ने किया था, क्या? जैसे महात्मा बुद्ध जी ने घर छोड़ा था, वो पर वैराग्य। हाँ, वो पर वैराग्य है। ठीक है, सर थोड़ा सा हमारे देश के प्लीज प्रधानमंत्री और एक्सप्लेन कर देंगे। समझ गया? तो वापस आने की संभावनाएं बिल्कुल नहीं है, वो पर वैराग्य है। जिसको वापस आने की संभावनाएं हैं वो अपर वैराग्य। ठीक है, अटैचमेंट से डिटैचमेंट, सॉरी, डिटैचमेंट से अटैचमेंट होने की जब संभावनाएं रहे तो दिस इज द अपर वैराग्य। अब वो कंप्लीट अटैचमेंट है, वो डिटैच कभी हो ही नहीं सकता, नहीं सॉरी, जो पूरी तरह से डिटैच है वो कभी अटैच हो ही नहीं सकता, दिस इज द अपर वैराग्य। ऑलराइट, अब इस सूत्र समझिए, तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्णयम। कि तत्परम मतलब वह, तत् का मतलब क्या, वह, परम मतलब पर वैराग्य में क्या होता है? पुरुष के ज्ञान से, पुरुष ख्यातिर, पुरुष के ज्ञान से गुण वैतृष्ण, जो प्रकृति के गुणों में तृष्णा का सर्वथा अभाव हो जाना। इजी लैंग्वेज में जो गुण होते हैं ना, सत्य रज तम, ये जो गुण है उनके से परे हो जाना। ठीक है, वो गुण आप जैसे कि इस सृष्टि में गुणों की वजह से ही सारे तत्व बने हुए, सांख्य की तो बात मैं कर रहा हूं। सत्य रज तम, ये जो गुण है त्रिगुण, इनमें ही जो उतार चढ़ाव हो रहे हैं, उनमें ही कह सकते हैं डिफरेंस पैदा हो रहा है, जिसके वजह से बाकी तत्व बनते हैं और सृष्टि की रचना हुई है। अब ये सारे ही प्रकृति के जो गुण हैं, वो सारे ही गुणों का सर्वथा अभाव हो जाना, सत्य रज तम उनके लिए कोई मायने नहीं। ठीक है, इज्जत पर वैराग्य। ठीक है, और यहाँ पे अपर वैराग्य की बात कर रहे हैं, क्या ये कि वितर्क विचार, वितर्क विचारा विचारानंद आनंद अस्मिता अनुगमात संप्रज्ञात। अब इसको समझने से पहले आपको मैं एक बार फिर से समाधि के बारे में समझा रहा हूं, अभी सब भूल जाओ अभी। ठीक है, अभी समझना है, अभी जिनको डाउट हो रहा था ना, संप्रज्ञात असंप्रज्ञात, ठीक है, अभी अपनी इंद्रियों को सचेत कर लीजिए, लिसन केयरफुली। दो प्रकार की समाधि, वो समझा देता हूं, फिर वापस यहाँ आएंगे। ठीक है, बाकी के जो अभी जो मैं अभी बताऊंगा वो सारी ही चीज आने वाले सूत्रों से कनेक्टेड है। दो प्रकार की समाधि है। ठीक है, समाधि को दो प्रकारों में बांटा गया है, एक तो है सबीज समाधि और दूसरा है निर्बीज समाधि। सबीज समाधि के दो टाइप्स हो गए हैं, ये चार्ट लिख लेना, बना लेना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। संप्रज्ञात समाधि और दूसरा है क्या, असंप्रज्ञात समाधि। ठीक है,
ये हो गया सबीज, और निर्बीज अलग है, इससे कोई टाइप्स नहीं है। इस योग जो बुक है इसमें थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं किया गया है, कुछ त्रुटि है इसमें, ठीक है। यहाँ पे इसके इस बुक के एक्सप्लेनेशन पे मत जाना, मैं जो समझा रहा हूँ उसको समझना। जो सबीज समाधि है उसी को ये जो संप्रज्ञात जो समाधि है इसी को सवितर्क समाधि भी कहते हैं। इसी के प्रकार हम जानेंगे यहाँ पे, ठीक है। संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात, इसके बाद निर्बीज समाधि। तो सबीज में क्या होता है, संस्कार रहते हैं। संस्कार बोले तो उसके अंदर जैसे बीज है, बीज से पेड़ बनने की संभावनाएं हैं, उस किसकी वजह से, संस्कार की वजह से है। उसके अंदर कुछ ऐसी शब्द, अर्थ, ज्ञान, ये चीजें विद्यमान रहती है सबीज में। बीज रूपी संस्कार है उसमें। निर्बीज में, निर्बीज इसमें कोई बीज नहीं होता, इसमें संस्कार रहित रहता है ये, ठीक है। और यहीं से कैवल्य की प्राप्ति होती है, ये सब स्टेज पे, निर्बीज पे, ये फाइनल स्टेज है। इस बुक में या कई जगहों पे या कई जगह पे एक्सप्लेनेशन में असंप्रज्ञात को और निर्बीज को समान कह दिया गया है, दोनों को एक माना गया है, लेकिन वास्तविकता में दोनों एक है नहीं, दोनों अलग अलग है, ठीक है। अब ये जो संप्रज्ञात समाधि है इसके अंतर्गत ये चीजें आती है, वितर्क, विचार, आनंद, स्मिता, ये चार चीजें आती है, ठीक है। वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, इन सब चारों मिलके संप्रज्ञात समाधि की रचना करते हैं, ठीक है। इस संप्रज्ञात समाधि में वितर्क रहता है, विचार होता है, आनंद होता है, स्मिता। अब थोड़ा मोटा चीज समझा रहा हूं इसमें। सबीज समाधि और निर्बीज समाधि, ये दो पॉइंट समझ में आया, जिसमें संस्कार है और जिसमें संस्कार नहीं। अब इसको एक और एग्जांपल्स में आपको समझाता हूं। जैसे कोई बीज है, ठीक है, उस बीज को आप अगर जमीन के अंदर रोप डाल दो और फिर उसको अनुकूल वातावरण दीजिए, एक इन्वायरमेंट दीजिए जिससे पानी दिया हमने, वाटर, प्रॉपर मिट्टी है, हवा, सूरज की रोशनी, उस बीज को अगर पड़ रही है, मिल रही है, तो क्या संभावनाएं हैं, वो पेड़ बनेगा, बनेगा ना। दूसरी तरफ उसी बीज को आप जला दो या फिर उसको भून दो तवे पे, तो उसको फिर जमीन के अंदर लगाओ, तो क्या वो पेड़ बनेगा, नहीं बनेगा। उसके संस्कार समाप्त हो चुके हैं, उसमें अब कुछ भी शेष नहीं है, ना उसके अंदर शब्द, अर्थ, ज्ञान कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से उसको केवल पुनर्जन्म हो। ये निर्बीज है। अब सबीज में वो सर ये सारी चीज समझ में नहीं विद्यमान आया है सर, उसके एक अंदर। बार दोबारा बता देंगे सर। क्या? सर ये समझ में नहीं आया सर, समझ में नहीं आया ये। कोई बीज है, ठीक है, उस बीज को मिट्टी में डालते हो, खाद, पानी, पूरे अनुकूल वातावरण मिलता है, तो वो बीज क्या होगा, पेड़ बनेगा, पौधा बनेगा। लेकिन वही बीज को आप भून दो, आग में जला दो, तो क्या वो बीज बने, पेड़? मिट्टी डाल दो, कितना भी खाद पानी डालो, बनेगा क्या? नहीं बनेगा। उसके अंदर संस्कार समाप्त हो चुके हैं, उसके अंदर शब्द, अर्थ, ज्ञान कुछ भी नहीं है, तो वो निर्बीज हो गया। ये सबीज है। अब सबीज और निर्बीज समझ में आ गया। अब आपको मैं समझाता हूं संप्रज्ञात और संप्रज्ञात और निर्बीज समाधि में डिफरेंस। संप्रज्ञात क्या होता है, जैसे आप कोई लकड़ी का टुकड़ा है उसको आप जलाते हो, लकड़ी का टुकड़ा जलाते हो, क्या बचता है उसके अंदर? लकड़ी का कुछ नहीं, टुकड़ा कोयला, जला, कोयला राख, राख है, मतलब उसके अंदर कुछ तो अवशेष बचा,
है ना। तो ये संपर्क कहलाया। बस सरल एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। अब दूसरी तरफ कोई पेट्रोल है, ज्वलनशील पेट्रोल है, उसको आप जलाओ, क्या कुछ बचेगा? इफ यू फायर पेट्रोल देन व्हाट यू गेट, क्या आप मिलेगा चलाने से? बताओ। कुछ नहीं। कुछ नहीं सर मिलेगा। धुआं। सर धुआं। धुआं या कार्बन के रूप में, कार्बन के रूप में बहुत सूक्ष्म रूप में मिला। ये स्थूल रूप में मिला आपको, राख। असंपर्क में क्या हुआ? पेट्रोल जलने से आपके वायुमंडल में कार्बन के रूप में मिला, जिसको आप देख नहीं सकते कार्बन को, लेकिन है तो, है ना। तो वो कहलाया क्या? असंपर्क। चीजें सूक्ष्म हो गई। और निर्बीज में कुछ भी शेष नहीं बचा। अगर वही पर सर पेट्रोल इसमें जला, कार्बन तो बचा ना, तो ये निर्बीज कैसे हुआ फिर? वही तो बता रहा हूं मैं। निर्बीज में क्या होता है? कुछ भी शेष ना बचे, जो कार्बन है वो भी ना बचे, कुछ भी ना बचे। वो पेट्रोल छोड़ दो, कुछ भी ऐसा चीज जो जलने पे कुछ बचा ही ना, एग्जिस्ट ही नहीं करता हो इस वायुमंडल में, कुछ भी ना बचा, वो निर्बीज कहलाता है। ठीक है, यस सर। समझ में आया? एग्जाम्पल को समझिए, जो मैंने आपको समझाया। सर लकड़ी का निर्बीज टुकड़ा का कोई जलाया, राख एग्जाम्पल बचा। देना सर। क्या? निर्बीज का कोई एग्जाम्पल देना सर। निर्बीज में कोई भी संस्कार नहीं है, कुछ भी नहीं बचा उसके अंदर, अब है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो वो निर्बीज कहलाता है। अब निर्बीज में क्या होता है कि मोक्ष की प्राप्ति, वो जरा मरण के बंधन से मुक्त हो जाना। अब जैसे कोई इंसान अब उसको दोबारा जन्म ना ले, तो वो निर्बीज हो गया, वो कैवल्य को प्राप्त हो गया, उसकी मोक्ष हो गया। ठीक है, तो ना भवसागर से पार हो जाना, दिस इज निर्बीज, मोक्ष। लेकिन संपर्कयात और असंपर्कयात में पुनर्जन्म की संभावनाएं रहती है, वो होगा। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ समाधि। निर्बीज, सर सॉरी, सभी मेरा एक समाधि क्वेश्चन है। निर्बीज। हाँ जी। सर अगर सभी मोक्ष प्राप्त कर लेंगे तो फिर ये सृष्टि कैसे चलेगी सर? मतलब तो जब सब फिर थोड़ी कुछ कर पाएंगे, सब थोड़ी कर पाते हैं, बताओ। कर पाते हैं क्या 100%? सारे सारे लोग सात्विक हैं क्या? बताओ। यही क्लास में कितने लोग सात्विक हैं, कितने राजसिक हैं, कितने तामसिक हैं? जो, यही तो बैलेंस है नेचर। सारे तो तामसिक नहीं हो सकते ना, फिर बैलेंस कैसे होगा? कुछ तो अच्छे लोग होंगे। हम्म। बट सर जब इनिशियली लोग बने होंगे तब तो सात्विक प्रवृत्ति के बने होंगे ना सर? जरूरी थोड़ी है। अब कृष्ण देखो, द्वापर त्रेता युग में क्या सारे ही लोग थे क्या? तभी तो कहते ना कि भाई ईश्वर का अवतरण कब होता है? जब पृथ्वी पे बहुत सारे पाप हो रहे हैं। बताइए, हर एक युग में कुछ ना कुछ, इस युग में भी, ये पहले भी था। ये यही प्रकृति है, यही नेचर है। सर एक हम्म? बात बोलनी थी, कुछ क्लियर करना हम्म, है। अभी जस्ट हाँ। इसके पहले की क्लास में हमने सहित और केवल कुंभक के बारे में पढ़ा। तो सहित कुंभक का अभ्यास करते करते हम केवल वो क्लियर हो जाएगा तो हम केवल पे अपने आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग सहित कुंभक का जब अभ्यास कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमें शक्ति चालन के बारे में बताया गया, नौली क्रिया। नौली का ही मेन प्रोसेस था उसमें, पूरा मेन शक्ति चालन को करने को बताया गया। तो उसमें पहले बताया गया कि 7 बार हम करेंगे। तो वो जब 7 बार कर रहे हैं और वो 15 दिन तक, 8 बार करेंगे शायद, 15 दिन तक अभ्यास करते-करते वो हमारा क्लियर होना शुरू होगा, हीट प्रोसेस शुरू होगी। तो क्या उस चीज़ को हम संप्रज्ञात समझ लें और असंप्रज्ञात समझने के लिए उसके अभ्यास को हम 7 मंथ तक करेंगे, तो वो चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएँगी। और उसके बाद जब वो हो जाएँगे तो हम केवल में पहुँच जाएँगे, केवल कुंभक में।
तो केवल में हमें कुछ करना ही नहीं होता, वो हो जा रहा है। तो क्या सर इस तरह से हम इसको समझें क्या? देखो, पहली बात एक डिस्क्लेमर डाल देता हूं मैं, ठीक है। डिस्क्लेमर ये है, दो बातें, दो तीन बातें मैं आपको अभी समझा रहा हूं। ये जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है, एक तो अभ्यास के दृष्टिकोण से और थ्योरेटिकल के दृष्टिकोण से चीजें बदल जाती है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, अभी जो हम लोग देख रहे हैं, अभी हम योग दर्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो योग दर्शन के कॉन्सेप्ट को किसी और बुक के कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ के आप नहीं देख सकते। हम आपको एक और एग्जांपल बता रहे हैं। अभी आप हठ प्रदीपिका पढ़ेंगे या फिर गृहण संहिता पढ़ेंगे, एक ही चीज वहां पे अलग अलग कंट्राडिक्टरी बहुत है योग दर्शन में। अब क्यों कंट्राडिक्टरी है, इसके पीछे भी मैं आपको कारण बताता हूँ। मैं योग कर रहा हूँ, इसका अनुभव हमने अपने तरीके से अनुभव किया है। आपको, आप जो करोगे, आपने क्या अनुभव किया उसका अनुभव अलग है, ठीक है। आपने अपने तरीके से बुक में एक्सप्लेनेशन किया है, हमने जो अनुभव किया है हमने अपने तरीके से बुक में एक्सप्लेनेशन किया है। तो एक बातें तो हो नहीं सकती। तो इसीलिए इस टेक्स्ट को इसी टेक्स्ट में रहने दीजिए। दूसरे टेक्स्ट में आपको जोड़ के समझेंगे ना, तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। एक ही बातें यहाँ पे कुछ और मिलेगा और किसी और टेक्स्ट में अलग मिलेगा। ओके समझ रहे हैं सर। मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ? नहीं सर, उनका कहने का मतलब था कि उच्च अवस्था जैसे केवल कुंभक की है, वैसे ही असंप्रज्ञात संभाति अभी की भी उच्च अभी ठीक है। ठीक है, कुछ बातें सिमिलर हो सकती हैं, लेकिन मैं आपको एक बड़ा, ये बहुत जरूरी है जानना, नहीं तो आप इतने कंफ्यूज करोगे। मैं भी ऐसे ही, जैसे आपके मन में विचार आते हैं ना, मेरे मन में भी, अरे यही बातें वहां पे इस तरह से हैं, कैसे, तो कंट्राडिक्शंस बहुत हैं। अभी तो आप पढ़ोगे, बहुत सारे हठयोगी ग्रंथों का आप अभी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक ही चीज वहां पे अलग अलग है, यहाँ पे अलग अलग है, तो ना दिक्कत आएगी। तो रेफरेंस के साथ याद रखिए कि योग दर्शन में ये बातें कही गई, यही चीज है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में वहां पे अलग बात है, हठ पर दीपिका में अलग है। अब तो कॉन्सेप्ट बदलती रहेंगे अलग अलग टेक्स्ट में, कुछ कुछ चीजें। अभी योग दर्शन है, योग दर्शन पे फोकस करेंगे, इसके सूत्र को कॉन्सेप्ट में ध्यान रखिए, यहाँ पे क्या कहने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। ओके सर, ओके। और बाकी डिस्कस हम एंड में करेंगे। अभी थोड़ा सा जो लिंक बना हुआ है अभी वो ब्रेक हो जाता है, जो चीजें हम सोच रहे हैं और जो भी एग्जाम्पल है वो थोड़ा सा वो हो जाता है, ठीक है। लास्ट में डिस्कस करेंगे, जो कुछ भी अगर पूछना हो तो लास्ट में। अभी आप इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न है तो पूछिए, अभी जो हमने बताया आपको कॉन्सेप्ट सर क्लियर आपने हुआ अभी कॉन्सेप्ट? बताया कि जो पेट्रोल है अगर हम उसको जलाते हैं तो सर बचेगा तो कुछ भी नहीं, केवल धुआं बचेगा सर। तो वो सूक्ष्म लेवल पे होगा सर, और हम उसी को असंप्रज्ञात कहेंगे सर। ठीक है। जी हाँ, सर, ये। और सर अगर देखो, ये भी ना ये बचे तो वो निर्वीक। एग्जाम्पल, हाँ, ये एग्जाम्पल देने का मेरा ये है कॉन्सेप्ट कि जो भी चीज हमने संप्रज्ञात में था, तो देखो उसमें बड़े विस्तृत सूक्ष्म स्थूल रूप में हमने देखा उसको। अभी कोई सूक्ष्म स्थूल की बात कर रहे थे ना, उसको समझ में आएगा। जो चीज लकड़ी जला राख बना उसको हम छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, वो स्थूल रूप में है, देख रहे हैं। और धीरे धीरे और सूक्ष्म, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ बढ़ता है। तो संप्रज्ञात समझ लीजिए कि उसमें शब्द ज्ञान अर्थ सारे ही चीजें, वितर्क विचार आनंद स्मिता, ऐसे सारे चीज उसमें विद्यमान है, संस्कार पूरे हैं। और सूक्ष्म की तरफ बढ़ना मतलब असंप्रज्ञात, ठीक है। तो असंप्रज्ञात में जैसे कुछ भी शेष न बचा, बहुत सूक्ष्म हो गया चीज, शब्द अर्थ ज्ञान बहुत सूक्ष्म हो गया। जैसे हमने पेट्रोल का एग्जाम्पल लिया है, लेकिन हम देख नहीं सकते। तो कितने कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो असंप्रज्ञात को और निर्बीज को समान मान बैठते हैं। आप इस बुक में पढ़ेंगे ना, वहां पे भी लिखा हुआ है कि असंप्रज्ञात और निर्बीज को एक मानते हैं,
लेकिन वास्तविकता में है नहीं वो एक। ठीक है, निर्बीज में कुछ भी शेष नहीं बचेगा, कुछ कार्बन हमने जो बताया ना वो भी नहीं रहेगा, लेकिन असंप्रज्ञात में कुछ तो है, कुछ तो संस्कार शेष बचे हैं, निर्बीज में कुछ भी नहीं बचे। ठीक है, अब यहाँ पे संप्रज्ञात में चार चीजें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, ये चार चीजें विद्यमान होती हैं। इन चारों को मिला कहते हैं संप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि जिसमें वितर्क क्या है, वितर्क बोले तो विश्लेषण करना, चीजों को सोचने समझने के लिए हम तर्क वितर्क करते हैं ना, वैसा। तो इसके अंदर इसके भी दो टाइप्स होते हैं, सवितर्क और निर्वितर्क। सवितर्क में क्या है, शब्द अर्थ ज्ञान विद्यमान होते हैं। निर्वितर्क में क्या होगा, विद्यमान तो है लेकिन सूक्ष्म हो जाएगा, एक स्टेज। फिर दूसरा आता है विचार। विचार में क्या है कि हम किसी चीज पे सोचते हैं, अध्ययन करते हैं चीजों का, अपने बुद्धि का, विवेक का। सविचार में भी शब्द अर्थ ज्ञान है, लेकिन निर्विचार में शब्द अर्थ और ज्ञान और सूक्ष्म हो गया। ठीक है, तो वितर्क क्या है, ये बहुत समझ लो कि एक बड़ा बैलून हो गया, विचार उससे थोड़ा सा छोटा। जब ये दोनों जब सिद्ध हो जाते हैं तो फिर आता है आनंद और अस्मिता। आनंद फिर कह सकते हो एक खुशी, हैप्पीनेस। उसमें क्या होता है, जो अहम है मैं, वो समाप्त हो जाता है, आनंद की भाव। और जैसे ही मैं की समाप्ति होती है वो फिर क्या कहलाता है, अस्मिता। लास्ट में इसमें भी शब्द अर्थ और ज्ञान बहुत नग्न हो जाता है, नग्न। ठीक है, और जैसे ही अस्मिता आता है वो एक स्टेज है असंप्रज्ञात के प्रीवियस वाला स्टेज। जैसे एक डोर हम खोलते हैं और रूम में जाते हैं, और फिर दूसरा जो डोर खोलते हैं जाने के लिए, तो उससे पहले का स्टेज, दिस इज द अस्मिता। ठीक है, और अस्मिता को पार करते ही आप पहुंच जाते हो असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था में, जो हम अगले सूत्र में देखेंगे। तो इसमें एक और कॉन्सेप्ट है तीन चीजों का, तो भी मैं समझा देता हूं, ये व्याख्यान में है। ग्राह्य, ग्रहण और ग्रहिता। इंग्लिश मीडियम टफ तो नहीं हो रहा? जस्ट 1 मिनट इज, ठीक है, सॉरी। देखो, ग्राह्य होता है जो इंद्रियों के स्थूल और सूक्ष्म कोई विषय है। जैसे हम किसी को देख रहे हैं, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे आप मुझे देख रहे हो, मैं विषय हूं, तो ये ग्राह्य है जिसको आप देख रहे हैं। ग्रहण, जिस माध्यम से आप देख रहे हैं, अपनी बुद्धि, इंद्रिय, आंख, कान, नाक, जो भी चीज सुन रहे हैं या जिस माध्यम से आप देख रहे हैं। और ग्रहिता, जो बुद्धि के साथ एक रूप हुआ, जो देख रहा। तीन मीडियम हो गया, तीन चीजें हो गई, ग्राह्य, ग्रहण और ग्रहिता। ग्राह्य होता है जिसको हम देख रहे हैं, ग्रहण की जिस मीडियम से हम देख रहे हैं, और जो देख रहा है ग्रहिता। जैसे आप मुझे देख रहे हैं तो आप ग्रहिता कहलाए। ग्रहण, आप मेरे इस लैपटॉप या फिर किसी मीडियम से देख रहे हो, अपनी आंखों से देख रहे हो, वो हो गया ग्रहण। और ग्राह्य हो गया मैं, मुझे देख रहे हो, ये तीन चीजें। ठीक है, देखो यहाँ पे इसमें भी इसका एक्सप्लेनेशन करीब करीब ठीक है। मैं आपको इसमें भी दिखा देता हूँ कि आपको समझ में आ जाए। देखो,
जो मैं आपको अभी ये जो बातें कह रहा था, तो देखिए, शब्द, अर्थ और ज्ञान, ये तीन चीजें जो है विद्यमान रहती है वितर्क में, इसी को सवितर्क कहते हैं। ओके, उसका सवितर्क में क्या होता है, शब्द, अर्थ और ज्ञान रहेगा। वही निर्वितर्क में क्या होगा, इनका विकल्प नहीं रहता, बहुत कम हो जाता है, नहीं रहता मतलब कम हो जाता है शब्द अर्थ में। उसी प्रकार जो है सविचार है, शब्द, अर्थ और ज्ञान का विकल्प रहता है सविचार, और इसका विकल्प नहीं रहता वो निर्विचार, जो अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, और फिर यहीं से फिर सिद्ध होने पे आगे आता है आनंद। ठीक है, इसमें फिर आनंद के बाद आता है अस्मिता। ठीक है, इसमें अहम नहीं होता फिर। ठीक है, तो ये था। अब आता है असंप्रज्ञात। ये जो दिख रहा है ना, ये असंप्रज्ञात के बारे में है कि विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट को समझिए कि सर प्रत्यय क्या होता है, व्हाट इज द प्रत्यय। एनी ऑब्जेक्ट, कुछ भी हो, स्थूल हो, सूक्ष्म हो, माइक्रो हो, मैक्रो हो, कुछ भी चीज हो, उसको हम प्रत्यय कहते हैं। अब जो संप्रज्ञात में था, क्या था कि हमने किसी भी स्थूल चीज या सूक्ष्म चीज की कल्पना करी अपने मन के अंदर, या आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, सन को देख रहे हो, मून को देख रहे हो। इफ यू वांट टू सी मून और एनी ऑब्जेक्ट, तो वो क्या है, एक प्रत्यय है, वो संप्रज्ञात में आता है। और संप्रज्ञात में क्या हो गया, जो भी वो प्रत्यय था, कुछ भी चीज हम देख रहे थे, उसका विराम हो जाना, मतलब समाप्त होने की कोशिश करना, जो था वो भी शेष नहीं बचना। ठीक है, वो कहलाता है असंप्रज्ञात। ये असंप्रज्ञात के विषय है, समझ में आया। अगर मैं आपको कहूं कि आप ध्यान लगाओ, इफ आई आस्क यू कि जस्ट मेडिटेट, देन व्हाट यू डू, क्या करोगे आप, व्हाट यू विल डू। कोई ऑब्जेक्ट को आप सोचोगे, वो प्रत्यय कहलाता है। किसी चीज, कहते हैं सांस पे ध्यान लगाइए, जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ, जस्ट मेडिटेट ऑन योर ब्रेथ, द ब्रेथ इज प्रत्यय। अब मैं कहूं कि बिना किसी चीज के ध्यान लगाओ, वो डिफिकल्ट है, असंप्रज्ञात, वो डिफिकल्ट है। तो लगा पाओगे क्या, नहीं लगा पाओगे, इजी नहीं है वो। कुछ तो आप ऑब्जेक्ट माइंड में लाओगे, कुछ तो प्रत्यय लेके आओगे। तो कह रहा है कि असंप्रज्ञात में कि उसका भी विराम हो जाना, विराम प्रत्यय जो है अभ्यास, जिसकी पूर्व अवस्था है, इसमें चित्त का स्वरूप संस्कार मात्र ही शेष रहे। अर्थात यहाँ कहने का है कि जो भी चीज था उसका भी रोकने की प्रयास करना, जो भी हमने चीज करी, जिसपे मेडिटेट किया था, उसको भी समाप्त करना, ये असंप्रज्ञात। समाप्त नहीं होता, सूक्ष्म हो जाता है। समाप्त कब होगा, निर्बीज में। ये समझ में आया, इतना ज्यादा तो नहीं होगा। चलो इतना ही करते हैं। फिर हम ये जो बहुत वेरी सर वेरी इंपॉर्टेंट कंफ्यूजिंग सा कॉन्सेप्ट लग है। रहा है सर थोड़ा। सर कंफ्यूजिंग लग रहा है थोड़ा, एक बार सर आप ब्रीफ कर देंगे सर प्लीज। अच्छा ठीक है, जस्ट वेट, जस्ट मैं इसको और क्लियर करके समझा देता हूँ। ये यहाँ तक ही करते हैं, यहाँ से कल हम लोग देखेंगे। अभी मैं आपको एक बार फिर से रिकैप कर देता हूँ, समझ में आ जाएगा कल। स्क्रीन को क्लोज करूं या फिर स्क्रीन प्रेजेंट रहने दूं। सर रहने दीजिए स्क्रीन। रहने दीजिए सर स्क्रीन। चलो ठीक है। अब कहाँ पे कंफ्यूजन कहाँ पे आ रहा था, ये बताओ। सर समाधि से पूरा बता दीजिए, सब सबीज समाधि, निर्बीज समाधि पूरा ब्रीफ कर दीजिए एक बार।
चलो फिर से समझिए। जो समाधि, पहले ना एक डिफरेंस आपको मैं फिर से समझा दे रहा हूं। समाधि और कैवल्य में डिफरेंस है। अगर आप ये सोच रहे हो कि समाधि और कैवल्य एक है, तो नहीं है। समाधि किसी चीज की सिद्ध अवस्था है। अगर आपने किसी चीज में सिद्धियां पा ली, वो समाधि है। कैवल्य क्या है? वो मोक्ष है। वो जरा मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है, पहली बात ये। और समाधि में चांस रहता है कि वापस आ जाए। अब समाधि के दो प्रकार हैं। कौन कौन से? सबीज समाधि और निर्बीज समाधि। निर्बीज समाधि से ही कैवल्य को प्राप्त करता है। अगर किसी को कैवल्य को प्राप्ति करनी है, तो वो निर्बीज समाधि से प्राप्त करेगा, तो ही जाके कैवल्य को प्राप्त करेगा। अब आता है सबीज पे। सबीज के दो प्रकार। कौन कौन से? संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। ठीक है। सबीज में क्या है? संस्कार रहते हैं, मतलब वो जरा मरण के बंधन में बंधा रहेगा। निर्बीज में क्या है? जरा मरण के बंधन से मुक्त हो जाए, तो निर्बीज है, उसमें संस्कार नहीं रहेगी। ठीक है यहां तक। अब सबीज के दो प्रकार जो हमने आपसे बताए, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। जब तक आप चार्ट नहीं बनाओगे ना, पॉइंट्स नहीं लिखोगे, समझ नहीं आएगा। नहीं सर, लिखिए। संप्रज्ञात में क्या है और असंप्रज्ञात क्या है, इसको समझना। संप्रज्ञात में शब्द, अर्थ, ज्ञान ये विद्यमान रहता है। आप कहोगे सर ये क्या बात हुई, शब्द अर्थ ज्ञान ये क्या बात हुई? तो सिंपल और सरल भाषा में समझिए। जो शब्द है, अर्थ है और ज्ञान, जैसे मैं कहूं ये बॉटल, बॉटल है, या मैं बोलूं कुंदन मेरा है। आप सोचोगे कुंदन, अच्छा सर की एज क्या? उस पे आप क्या करोगे? उस शब्द पे उसका अर्थ आप, अच्छा कुंदन, कुंदन का मतलब क्या होता है? अच्छा सर, अच्छा कुंदन, अच्छा ये कौन है? टीचर है। अच्छा फिर उसके उसके अर्थ के बारे में, फिर उसको धीरे धीरे उसके ज्ञान के बारे में देखने। अच्छा, अच्छा सर ने क्या पढ़ाई करी है, उसके उनको क्या नॉलेज है, क्या पढ़ाते हैं? अच्छा टीचर है, योगा टीचर। भाई आपको उत्सुकता होगी, फिर उसके बारे में जानने की इच्छा होने लग जाएगी। जैसे बॉटल है, अच्छा कौन से कलर का बॉटल है, कौन सा बॉटल है, कौन से कंपनी का है? तो कोई शब्द हमने लिया और उसके अर्थ को जानना, उसका अर्थ क्या है। मेरा जैसे नाम है, उसको मीनिंग क्या है? अच्छा मेरे बारे में आपको और उत्सुकता हो जाएगी जानने का। समझ में आया? तो उसके अंदर शब्द अर्थ ज्ञान संप्रज्ञात में विद्यमान है। ठीक है। और असंप्रज्ञात में क्या होता है? वो गौण हो जाता है, फिर उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा कुंदन सर क्या है, कोई बात नहीं है। वो डिटैच हो चुका है इन सब चीजों से, बहुत कम हो चुका है। अच्छा कुंदन सर क्या करते हैं? चलो टीचर, अच्छा ठीक है फिर ओके। उनको क्या मतलब मेरे डिग्री से और मेरे सर्टिफिकेट से और मेरे एक्सपीरियंस से? अच्छा नॉलेज है, हाँ ठीक है फिर ओके, दैट्स इट। समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं? यस सर। और निर्वीज में क्या हो जाता है? कोई मतलब नहीं है। कुंदन क्या करना है यार मेरे को, मुझे इन सब चीजों से मतलब नहीं है। ठीक है। तो शब्द अर्थ ज्ञान उसमें पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब जो संप्रज्ञात है, वो संप्रज्ञात के अंतर ये चार बातें बताई हमसे पतंजलि ने। क्या? वितर्क, विचार, आनंद, स्मिता। ये सीरीज में है। वितर्क के बाद ही विचार होगा, विचार के बाद ही आनंद और स्मिता। अगर आप चाहोगे कि डायरेक्ट स्मिता पे पहुंच जाए, चाहोगे कि डायरेक्ट फोर्थ फ्लोर पे चले जाए, तो वो भी संभव नहीं है। अगर कोई व्यक्ति चाहे कि मैं डायरेक्ट असंप्रज्ञात पे चला जाऊं, वो भी संभव नहीं है। संभव है एक व्यक्ति के लिए, वो मैं आगे बताऊंगा अभी सूत्र में किनके लिए संभव है। लेकिन यहाँ पे सामान्य जन के लिए वितर्क, फिर विचार, फिर आनंद, फिर अस्मिता। वितर्क के अंदर जो आता है विश्लेषणात्मक, आप जैसे आप जाते हो
मूवी देख तो पहले आप सोचते हो, रिव्यू देखते हो कि भाई कितना रिव्यू आया है, क्या है, कि अच्छी मूवी है कि नहीं है। भाई विश्लेषण तो करते हो ना चीजों का, फिर जाके उस पर विचार करते हो आप कितनी जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। फिर जाके आप मूवी का आनंद लेते हो। आनंद उस वक्त फिर ये चीजें समाप्त होते जाती है। ठीक है, और ये एग्जाम्पल समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। और अस्मिता में मैं की भावना खत्म, समाप्त हो गया। फिर वो उसमें भी बहुत गौन हो जाना। आप एक और एग्जाम्पल से समझिए, कोई मोटी लकीर है, मोटी लकीरें हैं, फिर उसकी पतली लकीरें, फिर पतली लकीरें, पतली लकीरें, पतली। समझ में आया? तो वैसे ही है ये, पतली जितनी पतली होती जाएगी, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और जितना सूक्ष्म होगा उतना आप जो निर्बीज समाधि है, असंप्रज्ञात समाधि है, उसके करीब जाओगे। अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट गोल है कि निर्बीज मोक्ष को पाना, नहीं कैवल्य को पाना। तो वहां तक ये समझ में आया? क्लियर यस हुआ सर। अभी? हम्म। अब तो अब डाउट तो नहीं है ना? सर जो आपने वितर्क बताया सर, उसमें सवितर्क और निर्वितर्क, तो सर जो शास्त्र ज्ञान है वो इसमें स्थूल है सवितर्क में, और जो निर्वितर्क है उसमें सूक्ष्म होते जाएंगे। सर सेम ही चीज हाँ, सविचार और निर्विचार में भी यही होगा? ठीक है सर, सेम वैसे ही होगा। आगे समझ। देखो, ग्राह्य पदार्थों में स्थूल रूप में समाधि की जाती है। ठीक है, जिस उस समय समाधि में जब तक शब्द अर्थ ज्ञान का विकल्प वर्तमान रहता है तब तक सवितर्क समाधि है। ठीक है, और इसका जब विकल्प नहीं रहता वो निर्वितर्क है। इसी प्रकार जब ग्राह्य और ग्रहण के सूक्ष्म रूप में समाधि की जाती है, यहाँ था क्या? ग्राह्य के स्थूल रूप में समाधि। ग्राह्य क्या था हमने बताया अभी, ग्राह्य क्या था? कोई भी वस्तु है। अब जैसे, अब एक चलो चलो ठीक है, यहाँ पे एक चलो एक और पॉइंट्स में आपको समझा दूं। जो वितर्क था उसमें ग्राह्य के स्थूल रूप को देखना, जैसे हमने सूर्य चांद को देखा या किसी मूर्ति को देखा और उस पर ध्यान लगाया, मूर्ति को देखकर। अब हमने क्या की, ग्राह्य आपका क्या हो गया? सूक्ष्म हो गया। तो सूक्ष्म क्या, जैसे अपने अंदर चक्र है, चक्रों को देखना, वो क्या हो गया? सूक्ष्म हो गया। तो उस पर समाधि करना वो क्या कहना है? सवितर्क। और उसका भी अगर शब्द अर्थ ज्ञान का विकल्प नहीं बचे तो वो निर्वितर्क, सॉरी निर्विचार। समझ में आया? तो हमने वही चीज कह रहा हूं कि स्थूल से सूक्ष्म की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और जब ये दोनों ही ना रहे, सवितर्क निर्वितर्क, निर्वितर्क सविचार निर्विचार, ये सारी चीजें समाप्त हो जाए, फिर जाके आनंद की आती है प्राप्ति। फिर आनंद हो जाए तो फिर जाके अस्मिता, और फिर अस्मिता के परे होने के बाद फिर क्या हो गया? असंप्रज्ञात। फिर असंप्रज्ञात के बाद निर्बीज। ये सीरीज में आता है, ये ऑर्डर है। क्लियर हुआ? अब तो डाउट नहीं है? यस सर। ये है तो फिर बता दो। समझ में आ रहा है? कितना समझ में आया है? सर एक जगह, अभी जैसे हमने सवितर्क देखा तो इसमें हम शब्द अर्थ और ज्ञान जो भी चीजें हैं वो हम स्थूल रूप में देख रहे हैं। फिर निर्विचार में वो चीजें हमारी सूक्ष्म होती चली जा रही हैं, लेकिन सविचार आ रही है तो वो चीजें हमारे अंदर से समाप्त होने लग रही हैं, है ना? फिर वो जब सविचार और निर्विचार में आ रही है तो चीजें समाप्त हो गई, तो इसमें क्या है सर, इनके पार्ट में क्या आएगा? इसी बात आनंद। आनंद आएगा। हाँ, आनंद आएगा तो फिर स्मिता। मैं का भाव आएगा, आनंद आएगा तो फिर मैं का भाव आएगा, फिर वो मैं का भाव समाप्त हो जाएगा। स्मिता हाँ, ये सविचार में आनंद आ रहा है, फिर निर्विचार में क्या हो रहा है? उस विचार से क्या? मुक्त हो जा रहा है। नहीं, सविचार इसमें सब। शब्द अर्थ ज्ञान नहीं रहेगा ना। देखो वही तो बता रहा हूँ, वितर्क विचार आनंद और स्मिता।
ठीक है। वितर्क में एक शब्द अर्थ ज्ञान है जो सवितर्क हो गया। निर्वितर्क में क्या हो गया? शब्द अर्थ ज्ञान का अभाव हो गया। और इसमें ग्राह्य क्या था? ग्राह्य में सवितर्क में, वितर्क में क्या था कि हम स्थूल रूप पे ध्यान लगा रहे थे, जैसे हमने किसी मूर्ति को ध्यान लगाया। अब क्या हो गया? विचार में, विचार में अब हमने ध्यान किसको लगाया? सूक्ष्म रूप को, जैसे अपने अंदर के चक्रों को ध्यान लगाया, वो सूक्ष्म रूप में हुआ। ठीक है। और उसके अंदर जब शब्द अर्थ ज्ञान का रहे तो फिर वो क्या कहलाया? सविचार। अगर वो भी ज्ञान समाप्त हो जाए, शब्द अर्थ ज्ञान सूक्ष्म हो जाए, समाप्त हो जाए, तो फिर वो क्या कहलाया? निर्विचार। फिर जाके आनंद, फिर जाके अस्मिता, मैं की भावना समाप्त होगा। सर ये सविचार और निर्विचार नहीं समझ में आया। सविचार और निर्विचार नहीं समझ में आया? नहीं आया। जैसे देखो, अभी सिंपल है। अभी हमने किसी मूर्ति को देखा, वो क्या है? स्थूल रूप में है, हाँ दिख रहा है ना सामने, छू सकते हो ना उसको। हाँ। उसको देखा हमने, वो क्या कहलाया? वितर्क। अब वो मूर्ति को छोड़ के अब जो सूक्ष्म था, स्थूल था, वो सूक्ष्म के रूप में ध्यान लगाओ। जैसे अपने अंदर चक्र को अनुभव करना, उस पर ध्यान लगाना, है ना? तो क्या उस चक्र को आप देख सकते क्या? नहीं देख नहीं सकते, बस महसूस नहीं देख होगा। सकते। तो सोच के स्थूल से हम क्या हो गए? सूक्ष्म की तरफ बढ़े ना। वितर्क से विचार की तरफ बढ़े, तो स्थूल से सूक्ष्म की तरफ बढ़े। ठीक है। हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे थे, अब हम वो भी नहीं देख रहे हैं, अब अपने अंदर जो चक्र है उसको अनुभव करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको देखने का प्रयास कर रहे हैं। सूक्ष्म हो गया, ये कहलाया विचार। अब उसके अंदर भी शब्द अर्थ ज्ञान अगर विद्यमान है तो वो कहलाया सविचार। और वो भी समाप्त हो जाए, गौण हो जाए, तो वो क्या कहलाया? निर्विचार। अब सविचार क्या? अब जैसे चक्र है, हमने बोला कि मणिमूर चक्र शब्द हुआ, तो आपके मन में विचार आएगा ना कि अच्छा इसका कलर कौन सा है, इसका मंत्र कौन सा है, उसके बारे में जानना, ये क्या करता है। इस तरह की भावना जब आने लग जाए तो वो क्या? सविचार। अब जब निर्विचार हो, अरे क्या लेना देना, चलो ध्यान लगाते हैं, तो शब्द अर्थ ज्ञान का अभाव हो जाना, अब ये नहीं सोचते, तो क्या कहलाया? निर्विचार। वो जब भी ये भाव सब सारी, हाँ जी, वो भी भाव सूक्ष्म हो गया एकदम। हाँ सूक्ष्म हो गया। अब इससे भी सूक्ष्म से अरे क्या करना? वो आनंद, आनंद में रहे। हाँ उसमें ठीक। मैं की भावना रहती है थोड़ी सी, लेकिन जब वो भी मैं समाप्त हो जाए, वो अस्मिता कहलाता, अहम। ओके सर। तो थैंक जैसे यू। ही मैं की समाप्ति होती है तो वो व्यक्ति अपने वास्तविक रूप का, वास्तविक रूप में आ जाता है, वास्तविक रूप के ज्ञान प्राप्त होता है उसको। यही अस्मिता कहलाता है। ओके सर। ठीक है, अब समझ में आया? हाँ सर। तब तो भूलेंगे नहीं ये कॉन्सेप्ट समाधि की। किसी को कोई नहीं डाउट है? सर। सर सर जो सवितर्क है उसके अंदर भी शब्द ज्ञान है सर, स्थूल रूप में हाँ, है। सब इस तर्क में है ना, और सब फिर दर्द ध्यान में। जब हम सविचार में आएंगे, सविचार में जाएंगे, हम वो भी सूक्ष्म होता है, हम फिर आनंद पाएंगे तो और आवाज कट रही है आपकी, अंजलि आवाज कट स्टॉप, रही हम समझ गए, हम बोल रहे हैं। अंजलि आपकी वॉइस कट रही है। सर ये कह रही हैं कि हम भी जो हमने सब सवितर्क देखा था तो उसमें भी शब्द अर्थ और ज्ञान की बात कही गई है, तो उन्हीं चीजों को हम स्थूल और सूक्ष्म रूप में अपने अंदर कम कर रहे हैं। तो जब सविचार के बारे में, विचार के बारे में सोच रहे हैं, तो उसमें भी सविचार और निर्विचार आ रहा है, तो क्या उसमें भी शब्द अर्थ और ज्ञान की बात को स्थूल रूप में और सूक्ष्म रूप में देखने की बात कही गई है? हाँ हाँ, जैसे कि हमने अभी बताया ना, भाई चक्र है, हमने आपको बोला, तो उसके आपके अंदर विचार आ रहे हैं ना, शब्द अर्थ ज्ञान के, उसकी जानने की इच्छा हो रही है ना, जैसे हमने बोला।
यस सर। में स्थूल शब्द अर्थ ज्ञान तो उसमें स्थूल और सूक्ष्म की कोई बात ही नहीं। और जैसे ही वो चीजें खत्म हो जाए, शब्द अर्थ ज्ञान ना रहे, समाप्त हो जाए, या बहुत कम सूक्ष्म रूप में, मतलब ऐसा हो कि चलो थोड़ी भी जानना ना जानना, मतलब ऐसे हो जाए, नग्न हो जाए, तो वो फिर कहलाता है निर्विचार। ठीक है। यस सर। तो सीधी सी बात है, सिंपल। ये एक्चुअली बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, इसको मैंने बड़ा सरल भाषा में समझाने का बड़ा प्रयास किया है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है। और फिर भी अगर दिक्कत है तो एक बार इसको स्टडी करना, समझना। अगर इसमें भी कोई समस्या है तो कल के लेक्चर में पूछ लेना। ठीक है। इसके आगे कल हम लोग बताएंगे कि भाई किस प्रकार के साधक को डायरेक्ट संप्रज्ञात असंप्रज्ञात समाधि मिलती है, तो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, तो समय भी हो रखा है। शांति पाठ करते हैं, पढ़ के आना, कल पूछूंगा आगे। ठीक है कि कितना आप लोग समझे। चलिए शांति पाठ करा दीजिए। अभिलाषा कराओ, बहुत पूछा आप लोग। चलो कराओ खाना। सभी कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएंगे। अपने हाथों को ज्ञान या ध्यान मुद्रा में रखेंगे। ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे ईश्वर सब सुखी हो। को